नमस्कार। वेलकम इन द मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। शुरुआती लेक्चर में हम लेटर मुगल्स को देख चुके हैं, किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल एम्पायर 1707 के बाद में डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो उनके जो इम्पोर्टेंट राजा थे और उनकी कैसी नीतियाँ रहीं, किस किस तरीके से आक्रमण वगैरह होते रहे, ठीक है। और उनके जो अयोग्यता थी, शासन में उनकी निष्क्रियता थी और उनका जो एक रंगीलापन था, उसके कारण जो है वो शासन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। बाकी धीरे धीरे मराठा एम्पायर जो है वो अपने आप को एमर्ज करने लग जाता है, मराठा एम्पायर बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा मैंने बताया था चिनकिलिज खान यानी निजाम उल मुल्क जो है वो हैदराबाद में अपनी एक रियासत बना लेता है। उधर की साइड में बंगाल में और अवध में भी नए वहाँ पे शासन बनने लग जाते हैं। ये मैंने इनिशियल में लेटर में बता दिया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यूरोपीय भारत क्यों आए और उनका क्या क्या क्रम रहा, उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां भारत में कहाँ कहाँ पे लगाई, फैक्ट्रियां, ठीक है। फैक्टर का मतलब भी समझ लेंगे, फैक्ट्री का मतलब भी समझ लेंगे। तो कैसे फिर वो शुरुआत में जब 1500 के आसपास से वो भारत में आने शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, उसके बाद में ब्रिटिश आते हैं, उसके बाद में फ्रांसीसी आते हैं। इन सब में धीरे धीरे जो है वो आपस में संघर्ष भी होता है व्यापार के कारण, क्योंकि ये अधिक मुनाफा लेना चाह रहे थे। फिर बाद में जो ब्रिटिश लोग हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो अगली कहानी जो रहेगी ब्रिटिश लोग कैसे सक्सेस रहे वो अपने अगले लेक्चर में रहेगी। इस लेक्चर में वो कौन कौन से क्रम में भारत आए और कहाँ कहाँ पे उन्होंने कंपनियां या फैक्ट्रियां लगाई। ओके, उस समय कंपनियां शुरू नहीं हो पाई थी। औद्योगिक क्रांति जो होती है वो 1850 के आसपास से शुरू होती है, ओरिजिनली 18वीं सदी से। ये जो बात चल रही है 17वीं सदी की बात चल रही है। ओके, तो यहाँ पे कंपनियां कंपनियां बोल रहे हैं जैसे कि एक तरीके से कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो किसी चीज़ का, कोई नई चीज़ का उत्पादन बने, उस टाइप की कंपनियां नहीं लगाते थे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते थे। फैक्ट्री में क्या होता था, फैक्टर एक शब्द है, फैक्टर का मतलब होता है कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी, फैक्टर का मतलब ये होता है। तो उनके आसपास वाले क्षेत्र को उन्होंने फैक्ट्री बोला हुआ था। वहाँ पे वेयर हाउस होता था यानी गोदाम होता था। भारत के लोगों से वो मसाले लेते थे, भारत के लोगों से वो कपड़े लेते थे और उस वेयर हाउस में इकट्ठा करते थे, फिर समुद्र के रास्ते यूरोप में पहुंचाते थे और वहाँ मुनाफा कमाते थे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखेंगे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ठीक है। इनमें आप स्वीडिश को एक तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हो, डेनमार्क को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। बाकी इन तीन चार पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। पुर्तगाली शुरुआत में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी इनमें थोड़ा सा प्रभुत्व के लिए झगड़ा होगा, तो वो हम यहाँ पे इसी में देख लेंगे कि फ्रांसीसियों में और ब्रिटिश में किस तरीके से झगड़ा होता है। ओके, देखो दो चीज होती हैं पॉइंट याद करने के लिए। एक बात है कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, ठीक है, स्थापना का क्रम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कंपनियों की स्थापना का क्रम और कंपनियों के भारत आने के क्रम, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओके, देखो पुर्तगाली कंपनी 1498 में बन गई थी, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी सन 1600 में बन गई थी। डच की कंपनी सन 1602 में बन गई थी। डेनिश कंपनी 1616 में बनी थी। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। ये डेट क्या आपको याद रखनी है, सिर्फ दो का याद रख लेना, एक इस फ्रांसीसी का याद रख लेना, तीन का याद रख लेना। पुर्तगाली का 1498, ब्रिटिश का 1600 और फ्रांसीसी का 1664। डच का ध्यान नहीं रखना है, डेनिश का ध्यान नहीं रखना है, बस क्रम में ध्यान रखना है। इनमें से आप चाहो तो डेनिश वाले इलाके को आप भूल भी सकते हो। ओके, तो इस तरीके से क्रम का कि कंपनियां बनने में कौन सी पहले आ रही हैं वो ध्यान रखना है। उसके बाद आने में क्रम चेंज हो जाता है। डच की कंपनी 1602 में बनी है लेकिन ब्रिटेन वालों से पहले आ जाती है भारत के अंतर्गत। तो आने का क्रम क्या रहता है, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद में आते हैं डच, उसके बाद में आते हैं ब्रिटिश, उसके बाद में आते हैं डेनिश और उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। मोस्टली सवाल इसका पूछे जाने के चांस रहते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आने का क्या क्रम रहा, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद डच, उसके बाद में ब्रिटिश, उसके बाद में डेनिश, उसके बाद में फ्रांसीसी। ओके, फैक्टर, कंपनियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। तो अधिकारी हो सकते थे, क्लर्क हो सकते थे, कर्मचारी हो सकते थे या व्यापारी हो सकते थे। फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब यह या तो गोदाम होगा वहां पे, उसके पास में कार्यालय होगी और व्यापारियों का निवास स्थान होगा, तो उसे फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अपना गुजरात वाला इलाका, यहाँ पे सूरत जो क्षेत्र है, सूरत जो अपना स्थान है, मोस्टली शुरुआत में जो यूरोपीय लोग हैं वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री का मतलब उस समय के लिए ये था, लोग क्यों आते थे भारत, पहले तो ये सोचना होगा कि यूरोपीय लोग भारत क्यों आते थे। काफी बार मैंने बताया था कि
औरंगजेब के समय तक सन 1700 ईस्वी तक भारत का पूरे विश्व की जीडीपी में 25 से 30% का योगदान होता था। पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहता था भारत जीडीपी के मामले में, ठीक है। भारत समृद्ध था अपने आप में, इवन मुगल काल तक भी समृद्ध था। तो यूरोपीय लोग उतना समृद्ध नहीं थे। यूरोपीय लोग भारत की जो विविधता थी, भारत की जो समृद्धि थी, उससे आकर्षित होते थे और यहाँ आने की कोशिश करते थे। दूसरा, भारत के पास में प्राचीन समय से बहुत बड़ा औषधियों का ज्ञान है, औषधियों का। तो भारत के जो मसाले होते थे वो मेडिसिन के काम में आते थे। तो इसलिए यूरोपीय लोग भारत के मसालों को लेने के लिए भारत में आना चाहते थे। देखो, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1500 से 1600 इस समय के आसपास में ही क्यों आई। क्या इससे पहले यूरोपीय भारत नहीं आते थे? इससे पहले भी यूरोपीय भारत आते थे, लेकिन वो आते थे अपना स्थल मार्ग के थ्रू। किस तरीके से आते थे? ये आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा यूरोप वाला इलाका, ओके, ये यूरोप वाला इलाका, ठीक है। एक इटली है, ये यहाँ पे इटली के यात्री वगैरह बहुत सारे आते रहते थे। मार्क पोलो जो था वो इंडिया चीन आता है, ठीक है। तो पुराने समय पे ये यूरोप वाले लोग जो हैं वो व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आते थे, ठीक है। इंडिया भी आते थे और चाइना भी जाते थे, ये रास्ता होता था। यहाँ पे बीच में ये जो जगह दिख रही है, इस जगह पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक शहर जिसे आज के समय पे इस्तांबुल बोला जाता है और उस समय इसे कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, ओके। यहाँ ये शहर है। सन 1500 के आसपास में ये वाला जो इलाका है, इस वाला, ठीक है, ये वाला जो इलाका है, इस पे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऑटोमन साम्राज्य यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ के जो ईसाई लोग थे जो यहाँ कुस्तुनतुनिया में रहते थे, वो भाग करके ज्यादातर इटली में चले गए थे, ठीक है। ये व्यापारी लोग थे, वो समृद्ध थे। इसी कारण से जब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि इनके भाग के उधर जाने के कारण से ही यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, लोग नए नए विचार लेकर के आने लग जाते हैं, मानवतावाद हावी होने लग जाती है, धर्म के नाम पे जो अंधापन था वो खत्म होने लग जाता है। और उसी समय पे वो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार भी करते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार भी किए जाते हैं उस समय कंपास की खोज हो जाती है। बाकी मैंने आपको बताया था न्यूटन या गैलीलियो। अब जैसे उस समय ये पता चलने लग गया कि पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। बहुत सारे जो है वो वहाँ पे दार्शनिक उस समय जन्म लेते हैं और वो अपनी विचारधाराओं को बताते हैं। साथ साथ में मैंने मार्टिन लूथर का भी बताया था कि उस समय मार्टिन लूथर के कारण जो था वहां पे ईसाई धर्म में सुधार होने लग जाता है, धार्मिक सुधार जिसे बोला जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने एक टॉपिक के रूप में लिया है, एक टॉपिक में पुनर्जागरण पढ़ाया था, एक टॉपिक में धर्म सुधार पढ़ाया था और एक टॉपिक में एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन पढ़ाया था। तो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, धार्मिक सुधार होते हैं, उसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कारों में कंपास वगैरह का आविष्कार होता है और उनका जो नौसैनिक थे वो मजबूत होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला इलाका यहाँ पे मुस्लिम जो बाहुल्य थे उनके कंट्रोल में आ गया, यानी ओटोमन के कंट्रोल में आ गया। तो ये डायरेक्टली व्यापार करने के लिए भारत नहीं आ सकते हैं। उस समय यूरोपियों को पता चल गया था कि पृथ्वी एक तरीके से गोल है और आप कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते से भारत पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग राजाओं ने, वहां के राजाओं की सहायता से अलग अलग लोगों ने वहां से यात्राएं करना शुरू किया, ठीक है। जैसे कि कोलंबस चला 1492 में और वो जाकर के इंडिया खोजने निकला था और जाकर के पहुंच गया अमेरिका साइड में, ठीक है। उसके अलावा बाद में चला वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है। उसने ये रास्ता अपनाया, केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपनाया और इंडिया पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो थे वो कारण थे कि क्यों 1500-1600 सदी के आसपास में जो है वो भौगोलिक यात्राएं हो रही हैं, क्यों सामुद्रिक यात्राएं हो रही हैं और क्यों वो भारत की तरफ आना चाह रहे हैं। भारत की तरफ आने का पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि भारत में समृद्धि अधिक है और भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। वास्को डी गामा जब भारत आया था, पहली बार जब भारत आया था, तो यहां से वो कुछ माल लेकर के गया था, ठीक है। भारत से कुछ सामान लेकर गया था। पूरी यात्रा का खर्चा काट पीटने के बाद भी उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। कुछ एक जगह 40 गुना लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 60 गुना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब ये बताइए कि जो आदमी आए और 60 गुना मुनाफा कमा ले, यात्रा वगैरह निकाल के, सब कुछ निकाल के, तो वो तो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाएगा, बोले हाँ ठीक है अब तो हमें व्यापार। अब देखो वास्को डी गामा एक बार आया था, उसके बाद में 3 बार आया, टोटल 2 बार बाद में और आया। तो एक ही व्यक्ति, और जबकि यात्रा करने में ऐसा नहीं है कि इतना आसान हो सकता है, समुद्र की यात्राएं करना बहुत टफ होता है उस समय के हिसाब से, क्योंकि
समुद्र में तूफान आ गया, नाव पलट गई। मान के चलो कि ये जब वास्को डी गामा चला था तब 4 बड़ी नावें लेके चला था और उसके साथ में 170 जो थे उसके साथ में नाविक थे या उसका साथ देने वाले थे 170। भारत आया, भारत से वापस गया तो तब उसकी 2 नाव बची थी और 50-55 लोग बचे थे, यानी बीच में ही 100 से अधिक लोग मर गए। ठीक है, 1 साल आने में लगा था, 1 साल जाने में लगा था और बीच में ही 100 से अधिक लोग मर गए। तो यात्राएं इतनी आसान नहीं है, यात्राएं बहुत टफ हैं, लेकिन फिर भी वो मुनाफा कमाने के लिए रिस्क ले रहे हैं और भारत आ रहे हैं। अब उसके बाद में वो धीरे धीरे मानसून वाली गति को पहचान लेंगे तो आना जाना और आसान हो जाएगा। यहाँ पे जब वो बाहर व्यापार करने लग गए तो अपनी नौसेना को मजबूत करेंगे, साथ साथ में बड़े बड़े जहाज बनाने लग जाएंगे जो समुद्र पे जो लहरें आ रही हैं उनका जो है मुकाबला कर सकें और ज्यादा नुकसान ना हो सके। ओके, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोपियों के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो पहला उद्देश्य था उनका व्यापार करना। व्यापार भी क्या करना, मसालों का व्यापार करना, लाइक काली मिर्च, ब्लैक पेपर, दालचीनी यानी सिनेमम, औषधियां, सबसे इंपॉर्टेंट औषधियां, भारत की औषधियां जो होती थी वो वहां पे एक तरीके से बीमारियों के इलाज के रूप में काम आती थी। हल्दी, अदरक, इलायची, इन सबको यहाँ से वो लेके जाते थे और यूरोप में वहां पे हाथों हाथों लोगों के द्वारा खरीद लिया जाता था उस माल को। ठीक है, तो ये व्यापार करने के लिए आते थे। इनिशियली फेज में वो मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इनका व्यापार करने आते थे। बाद में धीरे धीरे उन्हें भारत के कपड़े का पता चलने लगा तो भारत का कपास, रेशम, नील की खेती की जाने लगी भारत में उनके द्वारा। सोडा, चाय, ये चाय का भी बाद में जो है वो यहाँ पे बागान बनाने लग गए। चीन से वो आइडिया चुरा के लाए थे और चाय चाय का बागान जो है वो इंडिया में बनाने लग गए। तो दूसरी स्टेज में वो इन पे फोकस करेंगे, कपास पे, रेशम पे, नील पे, इन पे फोकस करेंगे, चीन पे, चाय पे और सोडा पे, इन पे फोकस करने वाले हैं। ओके, पर इनिशियली वो मसालों के व्यापार के लिए भारत में आ रहे हैं। तो प्रमुख उद्देश्य आपको समझ में आ गया, व्यापार करना, मसालों का व्यापार करना। फिर दूसरी स्टेज में, दूसरे फेज में तो वो कपड़ों का व्यापार में फोकस करेंगे। ओके, यात्राओं के कारण अभी मैप में बताया, यात्राओं के कारण समझ में आ गए होंगे। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, तार्किक सोच आने लग गई, मानवतावाद आने लग गया, वैज्ञानिक खोज हुई, कंपास खोजा गया, भौगोलिक प्रयोगशालाएं बनाई जाने लग गई, बारूद का आविष्कार हुआ। यूरोपीय राजाओं द्वारा वित्तीय सहायता, यूरोप के राजा खुद से वित्तीय सहायता दे रहे थे जो नाविक बाहर जाना चाह रहे थे, जो रास्ता खोजना चाह रहे थे उनके लिए। क्यों दे रहे थे? क्योंकि अगर वो वहां पहुंच जाते हैं उस देश में और उस रास्ते का अनुमान लगा लेते हैं तो वो एक इनिशियल पहुंचने वाले लोग हो जाएंगे और व्यापार पे अधिकार वही जमा लेंगे। लाइक पुर्तगाल का आप मान लीजिए 1498 में वास्को डी गामा आया और उसके बाद में सन 1600 तक तो दूसरी कंपनियों का यहाँ पे टिकने का काम ही नहीं रहा, यानी 1500 से 1600 तक 100 साल तक पूरे हिंद महासागर पे किसका राज रहा? पुर्तगाल का राज रहा। फिर जब बाकी देशों को पता चलने लगा, स्पेन को, ब्रिटेन को, भाई पुर्तगाल वाले इंडिया में जाकर के बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं और भारत में छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने अपनी कॉलोनी भी बना ली है, उपनिवेश भी बना लिए हैं, तब वो अगले 100 साल के बाद में जो है वो अन्य कंपनी भी भारत आने लग जाएंगी। ओके, तो यूरोपीय राजाओं को वित्तीय सहायता दी जाती थी या राजाओं के द्वारा। ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाह रहे थे वो, ठीक है, तो धर्म प्रचार करने के लिए आते थे। पूर्व के साथ व्यापार करना यानी अधिक मुनाफा कमाना। इटली की समृद्धि से अन्य देशों को इच्छा थी, तो इटली जो था, यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे, इटली जो था वो सेंटर में था, ये वाला इलाका, और यहाँ से जो थी सभी जो अधिक समृद्ध था, रोम साम्राज्य जो था यहाँ से सेंटर होके चलता था। तो बाकी जो थे, इटली समृद्ध क्यों था? इटली व्यापार करता था डायरेक्टली इधर भारत के साथ में, अरब देशों के साथ में, चीन के साथ में, इटली व्यापार करता था इसलिए समृद्ध था। ये लोग व्यापार नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पे रोमन साम्राज्य का हिस्सा आता था, इसलिए ये चाह रहे थे कि समुद्री रास्ते की खोज हो जाए तो हम डायरेक्टली व्यापार करने लग जाएंगे। तो ये आपको कारण समझ में आ गया। अगर आपसे मेंस में या आपको रिटर्न में लिखना हो यात्राओं के कारण क्या है, और अगर आपसे पूछे कि यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो व्यापार करना, मसाले और कपास, और ये कारण आप बता देंगे। ओके, देखो अब इस मैप में मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कराता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन मैप क्लियर कराता हूँ आपके लिए। देखो ये मैप आप क्लियरली देखना, इसमें ये वाला जो देश देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ठीक है, इस जगह पे है, यहाँ से लेके और इस तरीके की बाउंड्री बन रही है। ये देश है पुर्तगाल। यही लोग भारत में सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली। ओके, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आए थे नीदरलैंड यानी डच वाले। नीदरलैंड कहाँ पे? नीदरलैंड इस जगह पे है। देखो ये यूरोप का मैप है, ठीक है, मैं काफी बार दिखा चुका हूं वैसे तो। देखो इसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट देशों के नाम बताता हूं। ये स्पेन है, ठीक है, स्पेन के बाद में ये फ्रांस है, फ्रांस के बाद में ये जर्मनी है, ठीक है, बाकी छोटे छोटे देश हैं इधर की साइड में, उन पे ध्यान नहीं देना है। और एक इंपॉर्टेंट देश और है यहाँ पे, ये इटली है। 4 तो मेन लैंड यूरोप में हो गए।
एक ऊपर की साइड में ये आइलैंड दिख रहा है, ये और इम्पोर्टेंट है, इसे ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो यही लोग जो है वो मोस्टली जो है आपस में एक दूसरे से वहां पे भी संघर्ष करते रहते थे, इधर व्यापार करने के लिए भी संघर्ष करेंगे। ओके, तो क्रम एक बार देख लीजिए दोबारा से। मैप में मैंने यहाँ पे यूज किया है गूगल मैप के थ्रू, तो उसमें नंबर 1 पे मैंने पुर्तगाल को डाला हुआ है, नंबर 2 पे अपना ये वाला इलाका जो आता है फ्रांस के ऊपर वाला, इसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड बोलते हैं, ये वाला इलाका। ओके, नंबर 3 पे अंग्रेज भारत आते हैं, नंबर 4 पे ये वाला इलाका आप देख रहे हैं ये डेनमार्क वाला, तो डेनमार्क यानी डेनिश लोग भारत आते हैं, नंबर 5 पे फ्रांसीसी भारत आते हैं, और नंबर 6 पे स्वीडिश जो है वो भारत आते हैं, ठीक है। अब देखो वास्को डी गामा की यात्रा की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत पहुंचा था, ठीक है। तो उसकी कहानी देखिए, जुलाई 1497 में वो लिस्बन से चलता है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है। और उसके जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, उनका सपोर्ट था, उनके लिए वित्तीय सहायता थी। तब वो 4 जहाजों को लेके और 170 लोगों को लेकर के वो चलता है, ठीक है। उससे पहले भी जो वास्को डी गामा है, उससे पहले भी एक यात्री बार्थोलोम्यू डियाज, यात्री का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, वो यात्रा करते हुए इस जगह तक आ चुका था, इस जगह तक, ठीक है। लेकिन यहां से आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी भारत के लिए, और वो यहां से वापस चला गया था। तो इससे पहले यहां पे उसने एक जगह है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, आशा अंतरिप उसे बोला जाता है, उसकी खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो वास्को डी गामा जुलाई 1497 में चलता है, ये रास्ता अपनाता है इस तरीके से, और इस तरीके से पहुंचते हुए वो यहाँ पे पहुंचता है केप ऑफ गुड होप में, ठीक है। यहां तक भारत के व्यापारी व्यापार करने आते थे, इधर की साइड में अफ्रीका में, अरब साइड में, और अरब के व्यापारी जो है वो भारत व्यापार करने आते थे समुद्र रास्ते से ही। ओके, तो बताया जाता है कि या तो उसे यहाँ पे गुजराती एक व्यापारी मिल गया था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, वो जो इधर व्यापार करने आया था, तो उसकी सहायता से वो यहाँ पहुंच गया। साथ में वो बीच बीच में रुकता हुआ आया था, जैसे मोजाम्बिक में रुका था वास्को डी गामा, मोम्बासा में रुका था, मालिंदी में रुका था, और उसके बाद में जो है वो इस तरीके से आया और अपने इंडिया में कालीकट जो तट है वहां पे पहुंचा, ठीक है। कालीकट के राजा थे, उनके पास में उपाधि थी मेजोरिन उपाधि, ठीक है। तो वो जो उपाधि थी, नाम फिक्स नहीं है, उपाधि है, बस उपाधि के नाम से ही उन्हें जाते हैं हिंदू राजा, ठीक है। तो 1498 में वो अपने भारत में पहुंचा है। कब चला है वो? 1497 में, और पहुंचा कब है? 98 में। कुल मिला के 1 साल में पहुंचा है भारत में, ठीक है। ये यात्रा इतनी लंबी रही है। ओके, 2-3 महीने रुकता है वो, मई से लेके और अगस्त तक रुकता है इंडिया में, ठीक है। तो 4 महीने के आसपास वो रुक लेता है, 3 महीने ही मान लीजिए, मई जून जुलाई अगस्त तक रुक लेता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो अगस्त 1498 में फिर वो वापस जाता है, ठीक है। वापस जाता है मेडागास्कर होते हुए, फिर केप ऑफ गुड होप, और ये रास्ता अपनाते हुए वो वापस पहुंचता है 1499 में, ठीक है। 97 में यहाँ से चला था, 98 में इंडिया पहुंचा, फिर 3-4 महीने रुकने के बाद में जब वापस गया तो 1499 में वो वापस से अपना पुर्तगाल में पहुंच जाता। तो यानी उसे यात्रा में 2 साल लग गए पूरे के पूरे। 97 में चला, 98 में इंडिया पहुंचा, 98 से फिर वापस चला, तो 1 साल और एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 साल उसे करीब करीब जो है वो यात्रा में लगे। जब वो चला था तब उसके साथ में 170 लोग थे, जब वापस पहुंचा तब 55 के आसपास में लोग थे, ठीक है। यहाँ से राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया था, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे मसाले वगैरह और बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो राजा ने वहाँ पे उसे दिए थे। और जब वो वहाँ पुर्तगाल पहुंचा और पुर्तगाल में उसने उस माल को बेचना शुरू किया, तो उसका पूरा खर्चा निकालने के बाद भी उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। इससे सभी यूरोपीय लोग या पुर्तगाली लोग अचंभित हो गए। उसके बाद तो तुरंत दूसरे लोग भारत आना शुरू हो गए। तो ज्यादातर शुरुआत में पुर्तगाली लोग ही आएंगे। ओके, तो ये वास्को डी गामा की यात्रा की कहानी आपने देख ली। ओके, अब पुर्तगाली लोग किस किस तरीके से भारत में पहुंच रहे हैं, ये पूरी कहानी अब हम देखने वाले हैं। ओके, पुर्तगाल, पोर्चुगीज, पुर्तगाल का राजकुमार था, उसका नाम रहा हेनरी द नेविगेटर। नाम से कुछ समझने की कोशिश कीजिए। द नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब होता है जो खुद से ही घूमने वाला होता है, जीपीएस नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन मानिए घूमने वाला, जिस तरीके से। तो हेनरी खुद से ही नेविगेट करता रहता था, घूमता रहता था। तो वो खुद भी नेविगेटर था और अपने राज्य के जितने भी लोग बाहर भौगोलिक यात्रा करना चाह रहे थे उनके लिए वित्तीय सहायता भी दे रहा था, ठीक है। तो उस समय पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। इसे आप पता लगा सकते हो कि राजकुमार कितना समर्थन कर रहे हैं, उसने अपने नाम के पीछे ही द नेविगेटर लगा लिया। ओके, केप ऑफ गुड होप की खोज, आशा अंतरिप की खोज जो होती है,
वो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1487 में ही खोज कर ली जाती है। ठीक है, तो भारत के लिए प्रथम यात्री समुद्री मार्ग के द्वारा कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले लोग नहीं आते थे, पहले समुद्र के रास्ते नहीं आते थे, पहले आते थे स्थल मार्ग से आते थे, और वो वाला इलाका जो मैंने आपको बताया था कुस्तुनतुनिया वाला इलाका, उसको पार करके आते थे। इस तरीके से जो है लोग भारत जो आते थे यहाँ से इस तरीके से लोग आते थे। ओके, स्थल मार्ग से आते थे, लेकिन पहली बार जो है वो समुद्र मार्ग से पहुंचा है वास्को डी गामा 1498 में। 97 में चला, 98 में पहुंचा है। यहाँ पे वो आया था हेक्टर जहाज से, जो जहाज है उसका नाम था हेक्टर, तो नाम याद रख सकते हो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि जो वास्को डी गामा था उसके जहाज का क्या नाम था। ठीक है, पानी का जहाज जो होता है उसका नाम क्या था? तो हेक्टर। अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती व्यापारी ने उसकी हेल्प की थी रास्ते में, ऐसा बोला जाता है। कालीकट केरल में आकर के वो रुका था। यहाँ पे जेमोरिन हिंदू राजा था। ठीक है, हिंदू राजा था जिसके पास में उपाधि जो थी जेमोरिन थी। ओके, और जब वो वापस पहुंचा तो उसे 60 गुना लाभ हुआ, और उसके बाद में अन्य यात्राएं भी की उसने। 1502 में भी आया और उसके बाद में भी आया। कुल मिला के 3 यात्राएं उसने भारत की थी। ओके, तो उसे लाभ इतना हो रहा है तो बार बार में यात्रा करेगा। ठीक है, तो पहला यात्री जो भारत पहुंचा समुद्र के रास्ते वो कौन हुआ? वास्को डी गामा। ओके, द्वितीय यात्री, ठीक है, ये 1502 में दूसरी बार आएगा। उससे पहले ही 1500 के आसपास में एक और यात्री आ जाता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, तो भारत पहुंचने वाला द्वितीय यात्री जो है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो तो 170 लेकर के आया था शुरुआत में, तो उसमें ही द्वितीय यात्री रहा होगा कोई। ठीक है, देखो हम कभी भी साथ में आने वाले लोगों को याद नहीं करते हैं, हम याद करते हैं कि कौन कैप्टन था, कौन उनका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो पहला जो बेड़ा आया था, पहला जो जहाजों का बेड़ा आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? वास्को डी गामा में। ठीक है, उसके साथ भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन नाम किसका याद रहेगा? वास्को डी गामा का। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय यात्री जो आया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में जो है वो भारत आया। ठीक है, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री जो लगाई वो कोचीन में लगाई, पुर्तगालियों ने। ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच अभी नहीं आ रहे हैं, 100 साल तक नहीं आएंगे वो लोग। ठीक है, पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई है कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री लगाई है उन्होंने कन्नूर में। ठीक है, देख लेंगे मैप में कहाँ पे कन्नूर है और कहाँ पे कोचीन है। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे यात्री आ रहे हैं, उसके बाद में वो यहाँ पे फैक्ट्री बना चुके हैं। ठीक है, अब इन फैक्ट्रियों को गवर्न करने के लिए, इनको शासित करने के लिए गवर्नर भेजे जाने लग गए वहां से। तो पहला गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नाम याद रखना है, पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन बन के आया? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इवन एक दूसरे तरीके से मैं पूछूं, यूरोप का पहला गवर्नर भारत में कौन आया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है वो भारत में आया। ये 1505 से 1509 तक रहा, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में रहा। ओके, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो किया। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? पुर्तगाली जब आए थे उससे पहले इस भारत के साथ में ये अरबी लोग और अफ्रीकी लोग जो हैं वो व्यापार करते थे। तो ये वाला जो इलाका है, इस तरीके के ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके पे अरबी मुसलमानों का या अफ्रीकी लोगों का इनका ज़्यादा वर्चस्व रहता था। जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आया, इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी कि मैं अब समुद्र पे राज करने वाला हूँ, जल को शांत करके मैं अपना प्रभुत्व जमाने वाला हूँ, यानी अपनी नौसेना को मजबूत किया इन्होंने। और बाकी जो लोग थे, यानी अरबी लोग आएंगे या अफ्रीकी लोग आएंगे, उनसे टैक्स लेना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके। ये तो इसने शुरुआत की ब्लू वाटर पॉलिसी की। ब्लू वाटर नेवी यानी सबसे मजबूत सेना होती है। लाइक अब ये मान के चलिए आज के टाइम पे ब्लू वाटर नेवी अमेरिका के पास है ओनली। ठीक है, थोड़ा बहुत चाइना भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास में है नहीं ब्लू वाटर। ब्लू वाटर नेवी का मतलब हुआ पूरे विश्व के सभी समुद्रों पे उनके जहाज कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं, कभी भी कोई जरूरत पड़ी तुरंत अपना बेड़ा भेज करके वहां पे आक्रमण कर सकते हैं, इस टाइप में। ऐसे ही इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी, यानी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन्होंने अपने बेड़े लगाने शुरू कर दिए, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहीं पे आक्रमण शुरू कर देंगे। तो मजबूत नौसेना इन्होंने बना ली। ओके, हिंद महासागर पे कब्जा करने की कोशिश कर ली इन्होंने। हिंद महासागर यानी कि ये वाला पूरा इलाका, ये नीचे वाला और इधर वाला भी इलाका। ओके, ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पे भी ये थोड़ा बहुत अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1509 में चौल का युद्ध होता है। 1509 में चौल का युद्ध होता है, जो पुर्तगाली और गुजरात, मिस्र और तुर्की, इन तीनों के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो पहले वाले जो युद्ध होता है उसमें ये वाले जीत जाते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा जब 1509 में युद्ध होता है उसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं, और पुर्तगाली जीतते ही गुजरात, मिस्र और तुर्की, इनकी जो मुस्लिम सेना थी उनका
जो वर्चस्व वो खत्म हो जाता है और वर्चस्व किसका शुरू हो जाता है, पुर्तगालियों का। ठीक है, देखिए ये वाला इलाका जिसपे सबसे अधिक युद्ध होने वाला है। ठीक है, अब ये वाला समुद्र, ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपने फैक्ट्रियां बना ली हैं। ठीक है, और व्यापार करने के लिए ये इधर की साइड से आने वाले हैं। ओके, व्यापार करने के लिए ये आने वाले हैं। तो इनके अलावा अरबी भी आ रहे हैं और तुर्की वाले लोग भी आ रहे हैं और कुछ एक अफ्रीकी लोग भी आ रहे हैं। तो और यहाँ पे गुजरात का शासक ये भी मुस्लिम है, अरबी लोग भी मुस्लिम है और तुर्की लोग भी मुस्लिम है। इन तीनों की मुस्लिम सेना और इधर पुर्तगाली लोग, इनके बीच में युद्ध होता है। तो चौल के युद्ध में पुर्तगाली सेना जीत जाती है समुद्र में ही, और ये तीनों सेनाएं हार जाती हैं। उसके बाद में इन तीनों सेनाओं का वर्चस्व खत्म हो जाता है और वर्चस्व किसका शुरू हो जाता है, इसमें शुरू हो जाता है पुर्तगालियों का वर्चस्व शुरू। ओके, दूसरा गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक जो है वो दूसरे गवर्नर के रूप में रहता है भारत में। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। ठीक है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, इसने इस ब्लू वाटर पॉलिसी को बड़े लेवल पे पहुंचा दिया। ओके, ठीक है, 1510 में ये गोवा पर कब्जा कर लेता है बीजापुर के सुल्तान को हरा करके। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1500 से लेके और 1510 यानी 10 साल के अंतर्गत में ये अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री लगा रहे हैं लेकिन 1510 में ही इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया और 1510 से लेके और 1961 तक इनका गोवा पे कब्जा रहा था। ठीक है, तो ये बीजापुर के सुल्तान से गोवा पे कब्जा कर लेता है। तो ये पॉइंट याद रखने का है कि गोवा पर कब्जा कब हुआ, 1510 में गोवा पर कब्जा हुआ। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर था उसका नाम क्या है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, ये मुख्यालय को कोचीन ले जाता है। ठीक है, इस समय मलक्का, हारमूज, पाक जल संधि पे इनका नियंत्रण हो जाता है, यानी पूरे हिंद महासागर पे कंट्रोल हो जाता है। मलक्का पता है आपको कहाँ पे? ठीक है, मलक्का जो है वो अपना ये वाला इलाका है, इंडोनेशिया वाली इस वाले क्षेत्र पे। ठीक है, मलक्का अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इस तरीके से अगर जाएंगे तो ये वाला रास्ता यूज करेंगे, पर चीन के लिए भी जाना है तो यही रास्ता यूज करना होता है। इनका मलक्का वाली जल संधि पे कब्जा हो गया, यहाँ पे पाक जल संधि पे कब्जा हो गया और हारमूज यहाँ पे भी कब्जा हो गया इनका। ठीक है, तो ये पूरा हिंद महासागर पे इनका कब्जा हो गया है। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति का संस्थापक कौन रहा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, इसने एक नई शुरुआत की। जो पुर्तगाली व्यापारी यहाँ भारत आते थे और पुर्तगाली फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी या क्लर्क रहते थे, उनसे इसने बोलना शुरू किया कि भारत की महिलाओं से शादी करो। ठीक है, तो ये भारतीय महिलाओं से शादी की यहाँ पे शुरुआत कर दी। साथ साथ में उसने भारत में या गोवा वाले क्षेत्र में, कोचीन वाले क्षेत्र में, वहाँ पे सती प्रथा पे उसने रोक लगा दी। 1515 में गोवा में पहला चर्च बना। ठीक है, प्रथम चर्च बनाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, तो उसे सेंट जेवियर चर्च का नाम दिया गया बाद में। ओके, तो दूसरा गवर्नर कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, बाद के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नूनो डी कूना ये गवर्नर बन के आते हैं 1529 से लेके 38 तक, 9 साल। तो ये उस समय अपना गोवा जो है उसे मुख्यालय बना देते हैं, कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा अपना पुर्तगालियों का मुख्यालय बना लेते हैं। 1534 में दमन और दीप पर अधिकार कर लेते हैं और उस समय गुजरात वाले क्षेत्र में आते थे दमन और दीप, और बहादुर शाह वहाँ का राजा था। और बहादुर शाह के साथ में समुद्र में लड़ाई चल रही थी, तो बहादुर शाह एक जो है वो पानी के जहाज में से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1529 से और 38 तक नूनो डी कूना। तो ये क्या काम करता है नूनो डी कूना? दो इंपॉर्टेंट काम करता है। दो इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से करता है? ये काम करता है, पहला तो गोवा में मुख्यालय लेकर के आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा दमन और दीप इन पर कब्जा कर लेता है और बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है इसके टाइम पे। ओके, तो ये अपना नूनो डी कूना हुआ। पुर्तगाली साम्राज्य जो था अपने भारत में, या उन्होंने जो क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और समुद्र वाले क्षेत्रों पे कब्जा कर रखा था, इसे पुर्तगाली भाषा में या पुर्तगाल के लोग एस्तादो द इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, एस्तादो द इंडिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल। पुर्तगाल का जो साम्राज्य था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो एस्तादो द इंडिया। ओके, 1500 से 1600 तक हिंद महासागर पे इनका नियंत्रण रहा। ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे और ये कार्टेज अरमड़ा व्यवस्था की जो है वो शुरुआत करके और उसको पालन करते थे। कार्टेज अरमड़ा यानी कि इस वाले हिंद महासागर पे इनका कब्जा हो गया। अगर कोई व्यापारी यहाँ से लेके और यहाँ तक व्यापार करना चाह रहा है तो पहले पुर्तगाली लोगों से अनुमति लो, पुर्तगाली लोगों से अनुमति लेंगे, टैक्स देंगे, तब वो व्यापार करेगा। ठीक है, और कार्टेज अरमेडा का मतलब क्या होता है पहले समझिए। अरमेडा का मतलब होता है जहाजी जंगी बेड़ा। ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, इसको अगर इसने टैक्स दे दिया तो फिर ये इसको सुरक्षा प्रदान करेंगे कि हाँ ठीक है, तुमसे आगे पीछे हमारी सेना चलेगी और तुम बीच में चलोगे, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते थे कार्टेज अरमेडा की व्यवस्था। पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, तंबाकू लेकर के आए, और पानी के जहाज जो हैं उनकी बड़ी टेक्नोलॉजी, इससे पहले भी थे। ठीक है, इससे पहले भी भारत पे पानी के जहाज वगैरह ये सब थे, लेकिन छोटे लेवल पे थे। बड़ी टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े जहाज बनते हैं वो नहीं थे, तो वो यहाँ पे जो है वो पुर्तगालियों की देन थी। इससे पहले चोल साम्राज्य या साउथ के जितने भी राज्य हुए थे उनमें छोटे छोटे पानी के जहाज वगैरह रहते थे, लेकिन अपना समुद्री जगह पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे। 1542 में मार्टिन डिसूजा गवर्नर बन के भारत आया था, और उस समय संत जेवियर भारत आए थे। उसी के नाम पे उस चर्च का नाम भी संत जेवियर चर्च हो गया। ये अपना मैप है और इसमें सारी चीजें क्लियर हैं आपके लिए। ठीक है, देखो क्या क्या क्लियर है। पहली बात, 1498 में कलिकट आया। कौन आया कलिकट? ये वास्को डी गामा आया, वापस गया, काफी लाभ हुआ उसे। ठीक है, दूसरा यात्री कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई? कोचीन में लगाई। ठीक है, ये वाली जगह कोचीन है, ये गूगल मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे लगी हुई है। तो कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। ये बी वाला जो लोकेशन दिख रहा है ये कन्नूर है, कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने भटकल में अपना किला भी बना लिया था। ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर और गए, 1510 में इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था, और 1530 में गोवा को मुख्यालय बना लिया था। उससे पहले कोचीन को मुख्यालय बना रखा था, यहाँ पे 1530 में गोवा को मुख्यालय बना लिया। उससे ऊपर और गए, दमन और दीप पर इन्होंने 1534 और 1535 में इन्होंने कब्जा कर लिया। ये वाला सूरत वाला चित्र है, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी, और गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसे मारा गया समुद्र में। ये अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, कार्टेज अरमेडा व्यवस्था का पालन करते थे। ठीक है, कार्टेज अरमेडा, कोई भी आएगा हमें टैक्स दो, हम उसे सुरक्षा देंगे, ये इनकी व्यवस्था थी। आई थिंक ये आपको पुर्तगाली जो यूरोपीय आए हैं, पुर्तगाली यूरोपीय, इनका समझ में आ गया। ओके, अगला देखते हैं डच। डच यानी नीदरलैंड, हॉलैंड वाला क्षेत्र। अब मैप में मैं पहले ही दिखा चुका हूं, दोबारा दिखाने की जरूरत है नहीं आई थिंक। ओके, डच यात्री 1596 में कार्नेलियल हाउटमैन जो है उसने सुमात्रा की यात्रा की। सुमात्रा यानी आज के टाइम का इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, इधर की साइड में अभी दिख नहीं रहा, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, इंडोनेशिया यानी सुमात्रा की यात्रा की उसने 1596 में। तो पहली बार जो है डच लोग बाहर निकलने लग गए, लेकिन अंतर देख लो, 100 साल का अंतर आ रहा है। वो 1498 में निकले, ये 1596 में निकल रहे हैं। ठीक है, तो 100 साल का करीब करीब अंतर आ रहा है। कंपनी की स्थापना हो रही है 1602 में। ठीक है, कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1602 में। ठीक है, और ये कंपनी का नाम रखते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसे वहां की भाषा में बीओसी यानी बेरगंदे ऑस्टिन डच कंपनी बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि डच कंपनी का नाम क्या था? बेरगंदे ऑस्टिन डच कंपनी यानी बीओसी, ये नाम था डच कंपनी का। उसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट हैं 2-4, वही इंपॉर्टेंट है, और कुछ याद नहीं करना। पहली फैक्ट्री ये लगाते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये मोस्टली इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पे फोकस करने लग जाते हैं इंडिया की बजाय, क्योंकि इंडिया में पुर्तगालियों का शासन था एक तरीके से, और पुर्तगाली हिंद महासागर पे अपने आप को शहंशाह समझे हुए थे। तो पुर्तगाली किसी दूसरे को जमना नहीं देना चाह रहे थे, और ये पहुंच गया डायरेक्टली पहली बार जकार्ता, सुमात्रा पहुंच गया, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में पहुंच गया। तो ये उधर की साइड में ही फोकस करने लग जाते हैं। वहां पे भी मसालों की अच्छी भरमार थी, उसे मसाला द्वीप पुंज के नाम से भी जाना जाता है इंडोनेशिया को। तो ये जो है वो डच जो है वो एक तरीके से कहां पे फोकस करने लग जाते हैं? इंडोनेशिया पे। भारत को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। 1610 में पुलिकट फैक्ट्री, वहां पे वहां के राजा ने पगोड़ा यानी स्वर्ण सिक्के डालने की इन्हें अनुमति देती थी। 1616 में ये सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं। 1627 में ये पीपली बंगाल में फैक्ट्री बनाते हैं। 1690 में नागपट्टनम में ये अपना मुख्यालय बना लेते हैं। उसके अलावा कासिम बाजार, पटना, रेशम बनाने का उद्योग स्थापित करते हैं कासिम बाजार में। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा होता है जब कोई वहां पे इंडस्ट्री स्टेब्लिश करता है। ये जो है डच लोग पहली बार जो है वो भारत में इंडस्ट्री लेकर आते हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं? रेशम बनाने का उद्योग, जिसमें 3000 लोगों को, भारतीय लोगों को कारीगर के रूप में लेते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं, और यहाँ से भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बना दिया जाता है। ठीक है, अब भारत का जो वस्त्र बन रहा है उसे निर्यातित वस्तु यहीं पे बना के फिर निर्यात करेंगे ये। ठीक है, तो ये इनकी खास बात है। 1759 में
डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा नामक जगह पे युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, डच हार गए थे, और उसके बाद में डचों की शक्ति भारत में क्षीण हो गई, और उसके बाद में डचों का कोई स्पेशल इतिहास नहीं रहा। ठीक है, छोटी मोटी एक दो फैक्ट्री थी, वो वहीं की वहीं पड़ी रही, बाकी इन्होंने स्पेशल कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब डचों के रिगार्डिंग क्या आपको ध्यान रखना है, 1616 में ये सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं। तो डेट याद रखनी है कि नहीं याद रखनी है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। अब एक सवाल आपको यह आएगा, सूरत में ये भी फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, पुर्तगाली भी बना रहे हैं, आगे आने वाले अंग्रेज भी फैक्ट्री बनाएंगे, तो क्यों सूरत ही क्यों? आप खुद से देखिए कौन सी लोकेशन पे सबसे पहले व्यापारी आना चाहेगा। ये वाली लोकेशन देखिए, जैसे इस रास्ते से वो आ रहा है तो कहां आएगा? सूरत से। उसे व्यापार करना है बड़े साम्राज्य के साथ में, और बड़ा साम्राज्य कौन है? मुगल साम्राज्य। वो आके अगर नीचे भी फैक्ट्री लगा लेंगे तो ऊपर वाले क्षेत्र से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मुगल साम्राज्य से कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट और लोकेशन कौन सी है? सूरत। सूरत में बंदरगाह था, तो मोस्टली लोग जो आएंगे वो सूरत में ही फैक्ट्री लगाएंगे। ओके, सूरत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं डच लोग। उसके अलावा ये पहली फैक्ट्री कहां लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाते हैं। ओके, 1610 में पुलिकट में ये पैगोडा बनाने लग जाते हैं। ठीक है, 1690 में ये अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बना लेते हैं। उसके अलावा कासिम बाजार में, जो कि बंगाल में, वहां पे रेशम की इंडस्ट्री लगा देते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं। और बेदरा यहाँ पे है, बंगाल में ही है। तो बेदरा में 1759 में, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का। और उसके 2 साल बाद में अंग्रेज और डचों में युद्ध होता है, डच हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो यहाँ पे डचों का एक तरीके से जो वर्चस्व था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डचों के बारे में नहीं पढ़ना होता है, 1759 के बारे में, डच के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पुर्तगालियों का जो पढ़ना है वो पढ़ चुके, क्योंकि वो गोवा वाले में, दमन द्वीप तक और छोटे से इलाके में वो सीमित हो जाएंगे, दादरा नगर हवेली तक, इन तक सीमित हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा डच यहाँ पे समाप्त हो गए। ओके, ये गूगल जो है, मैंने गूगल मैप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यूज करते हुए लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज लोग। ठीक है, 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, जिसमें 72 शेयर धारक थे। यानी वहां के 72 लोगों ने मिलकर के लंदन के मेयर के साथ में मीटिंग की थी कि भाई साहब, पुर्तगाल, डच, ये लोग आगे निकल गए, फ्रांसीसी लोग भी अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहा है, और व्यापार में ये आगे निकलते जा रहे हैं। और व्यापार मतलब पैसा, पैसा मतलब साम्राज्य की अधिक मजबूती। तो अब हमें भी कंपनी बना के पूर्व वाले क्षेत्रों में व्यापार करना है, ईस्ट इंडीज में, पूर्वीय क्षेत्रों में वहां पे उन्हें व्यापार करना है। तो उन्होंने यहाँ कंपनी बनाई है, 1599 में कंपनी बनाने की बात हुई है। ओके, तो गवर्नर, कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या है? BEIC तो हम बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनल नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पूरी कहानी समझ में आई? ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडीज क्षेत्र में। आगे बात समझ में? ओके, 31 दिसंबर सन 1600 में एलिजाबेथ महारानी थी, उन्होंने इस कंपनी को एकाधिकार पत्र दे दिया, 15 साल के लिए जाओ तुम व्यापार करो, 15 साल के लिए तुम्हें एकाधिकार है ईस्ट इंडीज क्षेत्र में, हमारे इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अधिक मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो मुनाफा कमाने का एक सबसे आसान तरीका होता है मोनोपोली, वो अपना एस्टेब्लिश कर ले। मोनोपोली यानी एकाधिकार ले ले कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही चीजें बेचूंगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी लाइक जियो ही मान लीजिए, बाकी जियो का मैं एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, जियो ऐसा नहीं करने वाला। जियो ही कंपनी रह जाती है नेटवर्क के क्षेत्र में, बाकी सब कंपनियां खत्म हो जाती हैं, BSNL खत्म हो जाती है, एयरटेल, वोडाफोन सब अपना काम बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना सस्ता डाटा कोई नहीं दे रहा। अब 100 करोड़ लोगों के पास में सिर्फ जियो की सिम है। अब तक जियो वाला 150 रुपए पर मंथ का प्लान दे रहा था। ठीक है, अब जियो वाला चाहे तो 500 रुपए पर मंथ भी कर सकता है, चाहे तो 800 रुपए पर मंथ भी कर सकता है, क्योंकि लोगों के पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरी कंपनी में स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मोनोपोली मिल जाती है तो वहां पे उसे जो होता है वो मुनाफा अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने महारानी से तो उन्होंने चार्टर ले लिया, लेकिन उनको उस देश में तो कोई कंपटीशन नहीं रहा इंग्लैंड में, लेकिन यूरोपीय लोग अन्य तो व्यापार कर रहे हैं। ये अन्य जो यूरोपीय लोग हैं उनको हटाने की कोशिश करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि अधिक मुनाफा हो सके। इसलिए फ्रांसीसियों से इनके युद्ध होंगे, पुर्तगालियों से इनके युद्ध होंगे, डच से इनके युद्ध होंगे, और लास्ट में ये सबसे सुपीरियर बन के निकल के चले जाएंगे। ओके, तो कुछ फैक्ट्स देखिए। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो था वो सूरत बंदरगाह पे उतरा पहली बार भारत में। ठीक है,
और वो जहांगीर के दरबार में गया। इस कैप्टन हॉकिंस को उर्दू फारसी भाषाएं आती थी, ठीक है, था इंग्लैंड का, इसे उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। तो इसी को भेजा गया जेम्स बस्ट का पत्र लेकर के, और उन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। 1608 में कौन रहा होगा उस समय? जहांगीर रहा होगा, ठीक है। 1605 में जो है वो अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1627 तक कौन रहने वाला है? जहांगीर रहता है। 1627 से 1658 तक कौन रहता है? शाहजहां। फिर उससे 1707 तक जो रहता है वो औरंगजेब रहता है। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है, ठीक है, और ये कंपनी खोलने की अनुमति मांगता है, और जहांगीर अनुमति भी दे देता है। लेकिन अब देखना, पुर्तगाली लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाली लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं, वो आगरा में भी वहां पे रेजिडेंस के रूप में रह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यानी दूत रह रहा है पुर्तगाली आगरा में। उसके अलावा सूरत में पुर्तगालियों के समर्थक व्यापारी हैं ज्यादातर। तो पुर्तगाली लोग विरोध करते हैं और सूरत के व्यापारी लोग विरोध करते हैं, इसलिए अंग्रेजों को तुरंत वहां पे फैक्ट्री का एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। सूरत में वहां पे वो फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं जहांगीर के कहने पे, ठीक है। जहांगीर क्यों रोक लेता है फिर? क्योंकि पुर्तगाली लोग टैक्स दे रहे हैं, पिछले 100 साल से वो व्यापार कर रहे हैं, और पुर्तगाली विरोध करेंगे तो जहांगीर को बात माननी पड़ेगी। लेकिन फिर क्या होता है, 1612 में कैप्टन मिडल्टन, एक अंग्रेजी कैप्टन है, वो सूरत के पास में एक जगह है, जगह का नाम है स्वाली। स्वाली में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा चेंज कर देता है। अब मुगलों की नजर में अंग्रेज अच्छे लगते हैं, पुर्तगाली जो है वो कमजोर लगने लग जाते हैं। जैसे ही ये काम होता है, सूरत में फैक्ट्री भी खोलते हैं। उससे पहले ये 1611 में दूसरी साइड में जाके जो है वो मसूलीपट्टनम में जाकर के ये पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1608 में मांगा था, हम फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं। 1608 में जहांगीर के पास में जाकर के मांगा था उसने, कैप्टन हॉकिंस ने, लेकिन उस समय वो फैक्ट्री नहीं खोल पाए, तो इन्होंने कहा चलो दूसरी साइड में खोल लेते हैं। तो मसूलीपट्टनम जो था वहां पे पहली फैक्ट्री खोल चुके हैं ये, ओके। तो यहाँ 1612 में इसे हटाया, उसके बाद में 1613 में फिर वो सूरत में फैक्ट्री खोल लेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों का अभी यहाँ पे वर्चस्व एक लड़ाई से कम हो चुका है। उसके अलावा 1615 में सर टॉमस रो करके एक व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुआ जहांगीर के दरबार में, ठीक है, वहां पे एक तरीके से दूत बन के गया, ओके। 1634 में जहांगीर से बंगाल में व्यापार की अनुमति मांगी, ठीक है। तो जहांगीर ने बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी अंग्रेजों को 1634 में। 1639 में फ्रांसिस डे, इसने मद्रास को पट्टे पर ले लिया राजा से, ठीक है, और वहां पे किलाबंद कोठी बना ली, यानी उन्होंने फोर्ट बना लिया, और उस फोर्ट का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में बना लिया। तो अंग्रेजों के द्वारा पहला फोर्ट 1639 में मद्रास में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा पहला किला कहां बनाया गया? मद्रास में। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब बनाया गया? 1639 में। उस समय वहां का गवर्नर कौन है? फ्रांसिस डे, ओके। 1662 में इंग्लैंड का राजा है चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगाल की रानी है, यानी पुर्तगाल की राजकुमारी है कैथरीन द ब्रिगेंजा। इन दोनों की शादी होती है। शादी होती है तब ये बंबई द्वीप को पुर्तगाल वाला राजा इंग्लैंड को दे देता है। शादी में दहेज होता है, तो दहेज के रूप में बंबई द्वीप जो है वो भारत वाले क्षेत्र में जिसपे पुर्तगाली अब तक रह रहे थे, वो पुर्तगाल का राजा किसको दे देता है? इंग्लैंड के राजा को दे देता है। कुछ समय बाद में ये राजा जो है इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे देता है, ठीक है। राजा किसको दे देता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे देता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे गवर्नर बन के आता है बम्बई में, जिसका नाम है गेराल्ड ओंगियार, जो 1669 से लेके 1677 तक रहता है। यानी आज के समय पे जो मुंबई या बॉम्बे बना हुआ है, ठीक है, मुंबई बना हुआ है, वो सब किसकी शुरुआत में होता है? गेराल्ड ओंगियार के नाम पे, ओके। तो मुंबई का संस्थापक कौन रहा? गेराल्ड ओंगियार। आगे बात समझ में? ये कैसे आई मुंबई, कैसे हाथ में आई? पुर्तगाल की रानी की शादी हुई अंग्रेज राजकुमार से, उन्होंने दहेज में दिया राजकुमार को, राजकुमार ने इनको किराए पे दे दिया, लोग किराए पे 1668 में यहाँ दे दिया। ये फिर बंगाल में भी अपना साम्राज्य बढ़ाने लगते हैं, यानी व्यापार बढ़ाने लगते हैं। साम्राज्य नहीं है अभी तक, व्यापार बढ़ाते हैं। हुगली वाला क्षेत्र, कासिम बाजार, पटना, राजमहल, मैप में अभी देख लेंगे हम थोड़ी देर में। 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजों से चुंगी ना ली जाए ऐसा उन्होंने बोल दिया, लेकिन साथ में बोल दिया कि भाई साहब जजिया कर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईसाई रिलीजन से तो जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। एक तरीके से एक हाथ से उन्हें छूट दी, दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया, ठीक है। जितना उन्हें चुंगी देना था उससे अधिक तो वो जजिया कर लेने लग गया इनसे, तो इससे अंग्रेज नाराज थे। 1646 में ये हुगली में लूट कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। इस बात से नाराज थे कि जजिया कर ले रहा है, इससे नाराज थे क्योंकि उससे पहले वो थोड़ी बहुत छूट ले चुके थे,
ठीक है। यहाँ पे वो जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ले चुके थे और उसमें थोड़ी बहुत छूट ले चुके थे। 1686 में वो हुगली पर लूट कर लेते हैं। अब औरंगजेब नाराज हो जाता है, यार रास्ते चलता हुआ आदमी हमारे यहाँ व्यापार करने आया है और यहाँ पे वो लूट भी कर रहा है। तो औरंगजेब की सेना इन्हें परास्त कर देती है अंग्रेजों को बुरे तरीके से। 1690 में ये सुल्तानाती वाला क्षेत्र है, वहां पे ये अंग्रेज कोठी की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये 1698 में 3 गांव की जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं, सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की। वहां पे किला बनाते हैं, उस किले का नाम देते हैं फोर्ट विलियम्स। और 1717 में फर्रुखसियार जो राजा है उन्हें मुफ्त व्यापार की छूट दे देता है और अंग्रेजी सिक्के की ये मान्यता भी दे देता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है जब फर्रुखसियार उन्हें पूरी छूट दे देता है। ओके, ये मैप मैंने यहाँ लगाया हुआ है, वही सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो इस मैप में लिखी हुई हैं, आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली, इधर बंगाल वाला इलाका, ठीक है, इधर की साइड में अपना मद्रास वाला इलाका, ये अपना सूरत, ये बम्बई, ठीक है। दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, उस समय जहांगीर का शासन चल रहा है। ओके, जहांगीर का शासन चल रहा है। ये इनसे बोलता है कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगानी है, बोले ठीक है लगा लो, लेकिन पुर्तगालियों ने और सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया तो नहीं लगा पाया। ओके, चलो कोई मत लगाने दो, इधर की साइड में आ गए वो। 1611 में पहली फैक्ट्री लगा देते हैं मसूलीपट्टनम में, ये वाली जगह है मसूलीपट्टनम में। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, सूरत के पास में ही एक जगह है स्वाली नाम से, वहां स्वाली नाम की एक जगह पे 1612 में युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। उसमें पुर्तगाली लोग हार जाते हैं और पुर्तगालियों का वर्चस्व कम हो जाता है। तो अगले ही साल अंग्रेज जो है वो 1613 में सूरत में भी फैक्ट्री लगा लेते हैं। ओके, ये 2 बात कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद में ये चेन्नई वाला जो क्षेत्र है या मद्रास जिसे हम बोलेंगे, वो पट्टे पे लेते हैं 1639 में। और 1651 में वहां पे पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी जाती है। तो ये वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया था वहां पे आपको ध्यान रखना है, 1639 में जो है वो उसे पट्टे पे लेते हैं और 1651 में उनका तैयार हो जाता है। 1639 से शुरू करते हैं और 51 में उनका पहला जो है वो फोर्ट बन के तैयार हो जाता है। तो ये नीचे की साइड कंप्लीट हुई। इधर मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री है। अब इधर आते हैं बंबई वाले क्षेत्र में। बंबई किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। पुर्तगालियों की रानी की, राजकुमारी की शादी हुई इंग्लैंड वाले राजकुमार से और दहेज में क्या दे दिया, बंबई। राजकुमार ने फिर किसको दे दिया, उठा के BEIC को किराए पे दे दिया। तो 1668 में कंपनी के पास में क्या आ गया, बंबई आ गया। ओके, ये दहेज में प्राप्त हुआ। तो यहाँ का संस्थापना करने वाला कौन आएगा, वास्तविक संस्थापक जिसे बोला जाता है, तो गेराल्ड ओंगियार बॉम्बे का या मुंबई का संस्थापक माना जाता है। अब ये चलते हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। तो बंगाल वाले क्षेत्र में ये हुगली, यहाँ पे हुगली है, उसके अलावा कासिम बाजार, राजमहल और पटना, यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रियां लगा लेते हैं। ओके, और औरंगजेब जो छूट भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जजिया कर भी लगा दिया जाता है। ओरिजिनल छूट ये लेते हैं फर्रुखसियार से 1717 में। ओके, और उसके बाद में ये टैक्स देना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही पूर्ण रूप में टैक्स देना बंद कर देते हैं। पहले कंपनी नहीं रहती थी, फिर बाद में इनके साथ जो व्यापार करने वाले थे उनको भी सिखा देते हैं कि तुम भी टैक्स मत दो। तो ये बंगाल वाला जो राजा है वो इनसे परेशान होने लग जाएगा, क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे हैं व्यापार में, तो उनके राजस्व में कमी आएगी बंगाल वाले राजा की। तो वो इन पे बार बार में आक्रमण करने की कोशिश करेगा। वो अपनी कहानी जो रहेगी वो अगले लेक्चर में रहेगी। ओके, फ्रांसीसी कंपनी, इंग्लैंड कंप्लीट हुआ, अंग्रेज कंप्लीट हुआ, अब फ्रांसीसी देखते हैं। इनका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, देख लीजिए फिर भी। अगले लेक्चर में इन्हें देखेंगे अच्छे तरीके से। कर्नाटक बार रहेंगे, डुप्ले की जो पॉलिसी रहेगी, फूट डालो राज करो की जो पॉलिसी लेकर आते हैं। तो फ्रांसीसी सन 1664 में कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है कंपनी द इंडेस ओरिएंटल, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 में फ्रैंको कारो आते हैं भारत में और यहाँ पे पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में, ठीक है। तो ये भी पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगा देते हैं। 1674 में फ्रैंको मर्टिन आते हैं और पांडुचेरी में या पुडुचेरी जिसे बोलते हैं वहां पे अपना ऑफिस बना देते हैं। 1690 में चंद्रनगर में फैक्ट्री बनाई जाती है। 1725 में माहे, 1739 में कराईकल और यनम, इन जगहों पे फैक्ट्री लगाई जाती है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर बन के आता है जोसेफ डुप्ले बन के आता है, जो 1742 से लेके 1756 रहता है। तो 14-15 साल में ये पूरी तबाही मचा देता है। तो साम्राज्यवादी उद्देश्य की शुरुआत जो करता है यही व्यक्ति करता है। क्लाइव का हम बोलते हैं ना, क्लाइव भी अंग्रेजों का 1757 का युद्ध जितवाया, बाकी साम्राज्यवादी नीति शुरू की उसने। उससे पहले ये शुरुआत कर दी थी डुप्ले ने, ठीक है, साम्राज्यवादी नीति और फूट डालो राज करो, ठीक है। तो कर्नाटक, हैदराबाद और मराठा, इनके राजाओं को आपस में लड़ाता था, कभी किसी की साइड हो जाता था, कभी किसी की साइड हो जाता था। यहां से इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत कर दी थी।
अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष होता है और कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक पुराने समय का एक कर्नाटक इलाका अलग था, मैप में आप देख सकते हैं। ये वाला इलाका जो था ये पुराने समय का कर्नाटक राज्य था, ये वाला। आज के समय पे तो ये कर्नाटक है, लेकिन पुराने टाइम पे ये वाला इलाका जो था कर्नाटक, जिसकी राजधानी आरकट थी। ओके, जिसकी राजधानी क्या थी? आरकट थी। तो 3 युद्ध होते हैं। ओरिजिनली ये युद्ध जो हो रहे हैं वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो रहे हैं, इनडायरेक्टली भारत के राजाओं को ये बीच में घसीट रहे हैं। ठीक है, पहला कर्नाटक वार जो होता है सन 1744 से लेके और 48 में होता है, और उसका पीछे बैकग्राउंड में कारण है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का संघर्ष होना। ऑस्ट्रिया यानी यूरोप का एक देश, वहां पे राजकुमार की मृत्यु के बाद में ऑस्ट्रिया का राजकुमार यानी वहां राजा की मृत्यु के बाद में वहां का राजकुमार कौन बनेगा, इसके समर्थन में यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ है। एक साइड में फ्रांस है, एक साइड में ब्रिटेन है। इन 2 ही देश नहीं है, बाकी इनके साथ देने वाले अलग अलग देश भी हैं। तो यूरोप में फ्रांस में और ब्रिटेन में लड़ाई चल रही है। ओके, सन 1744 से और 48 में यहां पे भी फ्रांसीसी और ब्रिटेनी है भारत में, तो उस चीज को पूरा करने के लिए यहां पे भी लड़ रहे हैं। तो यहां पे पहला कर्नाटक वार होता है 44 से 48 में। 46 में डुप्ले जो है वो मद्रास पे कब्जा कर लेता है, और मद्रास किसके हिस्से में? अंग्रेजों के हिस्से में। 48 में अंग्रेज पांडुचेरी पे आक्रमण करते हैं, तो फ्रांसीसियों वाला क्षेत्र वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो डुप्ले जो है वो फिर कोशिश करता है अंग्रेजों को बाहर निकालने की, फिर ट्रीटी होती है, मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है। ओके, दूसरा युद्ध होता है 49 से 54 में, जिसमें आरकट पर फ्रांसीसी आक्रमण करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने युद्ध किया और ट्रीटी ऑफ पांडुचेरी यहाँ पे 1755 में होती है और यह युद्ध समाप्त होता है। तीसरा युद्ध होता है 7 वर्षीय युद्ध होता है यूरोप में, उसके पटापेच में यहाँ पे भी 7 वर्षीय युद्ध होता है फ्रांसीसियों में और अंग्रेज। 1756 से लेके और 1763, ठीक है, ये 7 साल है। 7 साल यूरोप में भी युद्ध हो रहा है, फिर इधर भी युद्ध हो रहा है। तो 1760 में बांदीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, और 1763 में पेरिस में संधि होती है, और उस पेरिस की संधि के आधार पे यहाँ पे फ्रांसीसियों की ताकत जो है वो कमजोर हो जाती है और अंग्रेजों का यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो ये बांदीवास का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। उसके अलावा बेदरा का युद्ध है, ठीक है, सन 1759 में, जिसमें डच हार जाते हैं तो अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। उससे पहले स्वाली का युद्ध हो चुका है 1612 में ही, उसमें पुर्तगाली हार गए हैं। ओके, ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं पहली फैक्ट्री जो लगाई गई है फ्रांसीसियों के द्वारा वो सूरत में लगाई गई है 1668 में। ओके, उसके अलावा यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने डाली हुई हैं। ये पुडुचेरी को अपना ऑफिस बनाते हैं यहाँ पे ऑफिशियल, तो 1674 में ये पुडुचेरी वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लेते हैं और यहीं पे अपना ऑफिस बना लेते हैं। ओके, उसके अलावा 1739 में ये कराईकल, जो कि पुडुचेरी से थोड़ा सा नीचे है, पुडुचेरी से ऊपर जाते हैं तो चेन्नई पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैप में आगे इस कर्नाटक वार को मैं दोबारा भी बताऊंगा, तब ये रोल रहेगा। ये नीचे की साइड में पुडुचेरी है, उससे ऊपर की साइड में मुंबई है, उससे नीचे की साइड में कराईकल है। कराईकल जो है वो फ्रांसीसियों का है, पुडुचेरी फ्रांसीसियों का है, लेकिन चेन्नई यानी मद्रास जो है वो अंग्रेजों का है। उसके अलावा यनम पे भी जो है वो फ्रांसीसियों का क्षेत्राधिकार है, और बंगाल में चंद्रनगर में उनका क्षेत्र है, ये फ्रांसीसियों का क्षेत्र है। बंगाल में चंद्रनगर पे कब्जा कर लेते हैं, तो बंगाल में चंद्रनगर, उसके अलावा यनम, उसके अलावा पुडुचेरी, कराईकल और माहे, ठीक है, और सूरत में उनकी फैक्ट्री है। ये अपना फ्रेंचों का जो क्षेत्र है वो रहता है। ओके, तो ये सब मैंने कहानी तो आपको बता दी। उसके अलावा ये जो कहानी बताई है उसे मैंने की पॉइंट्स जो है वो पूरा लिखा हुआ है या नोट्स में है, उसे आप भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ।